चैप्टर 11 व्यापार नीति। चैप्टर 11 व्यापार नीति। किसी देश के द्वारा शेष विश्व के साथ किए गए आर्थिक लेन देन से संबंधित नीति व्यापार नीति कहलाती है। किसी देश के द्वारा शेष विश्व के साथ किए गए आर्थिक लेन देन से संबंधित नीति व्यापार नीति कहलाती है। व्यापार नीति के आधार पर अर्थव्यवस्थाएं दो प्रकार की होती हैं, बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था जब दूसरे देशों के साथ कोई आर्थिक लेन देन की अनुमति नहीं होती उसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। खुली अर्थव्यवस्था जब दूसरे देशों के साथ आर्थिक लेन देन पर कोई रोक टोक नहीं होती उसे खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। ना तो कोई अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से बंद है, ना ही पूर्ण रूप से खुली है। भारतीय अर्थव्यवस्था का झुकाव 1991 से पहले बंद अर्थव्यवस्था की ओर था और आर्थिक सुधारों के बाद इसका झुकाव खुली अर्थव्यवस्था की ओर हो गया है। भुगतान संतुलन एक निश्चित समय अवधि के दौरान किसी देश के द्वारा शेष विश्व के साथ किए गए आर्थिक लेन देन का लेखा जोखा भुगतान संतुलन कहलाता है। देश का केंद्रीय बैंक इसे प्रबंधित करता है, जैसे आरबीआई। एक निश्चित समय अवधि के दौरान किसी देश के द्वारा शेष विश्व के साथ किए गए आर्थिक लेन देन का लेखा जोखा भुगतान संतुलन कहलाता है। देश का केंद्रीय बैंक इसे प्रबंधित करता है, जैसे आरबीआई। बैलेंस ऑफ पेमेंट भुगतान संतुलन चालू खाता करंट अकाउंट और पूंजी खाता कैपिटल अकाउंट। पूंजी खाता कैपिटल अकाउंट और चालू खाता करंट अकाउंट भुगतान संतुलन। चालू खाता करंट अकाउंट इसमें दृश्य विजिबल। चालू खाता को दो प्रकार में बांटा गया है, दृश्य और अदृश्य। विजिबल इनविजिबल। विजिबल में वस्तुओं का आयात निर्यात और अदृश्य इनविजिबल में सेवाएं, आय, लाभ, लाभांश, ब्याज और अंतरण। रेमिटेंस धन प्रेषण, उपहार और अनुदान। अंतरण में दो हैं, रेमिटेंस धन प्रेषण और उपहार और अनुदान। अंतरण में नंबर 3 अंतरण में दो हैं, रेमिटेंस धन प्रेषण और उपहार और अनुदान। और नंबर 1 सेवाएं और नंबर 2 आय। ऐसे ही पूंजी खाता कैपिटल अकाउंट। निवेश ऋण एनआरआई अकाउंट खाते। निवेश में ओडीआई, एफडीआई और एफआरआई। भारत में चालू खाते के दृश्य भाग पर व्यापार घाटे की स्थिति देखी जाती है। व्यापार घाटा वस्तुओं के आयात और निर्यात के अंतर को व्यापार संतुलन कहा जाता है। यदि आयात अधिक है तथा निर्यात कम है तब इसे व्यापार घाटा कहा जाता है, तथा यदि आयात कम है और निर्यात अधिक है तो इसे व्यापार आदि के अधिशेष कहा जाता है। यदि आयात कम है तथा निर्यात अधिक है तो इसे व्यापार आदि के अधिशेष कहा जाता है, और यदि आयात अधिक है और निर्यात कम है तब इसे व्यापार घाटा कहा जाता है। अदृश्य खाते पर आधिक्य की स्थिति देखी जाती है। भारत में जिसका प्रयोग व्यापार घाटे को संतुलित करने के लिए किया जाता है, परंतु यह पूर्णतः संतुलित नहीं होता है, इसलिए चालू खाते पर घाटे की स्थिति देखी जाती है, जिसे चालू खाते का घाटा कहा जाता है। ये अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण संकेतक है। भारत में पूंजी खाते पर आधिक्य की स्थिति देखी जाती है, जिसका प्रयोग चालू खाते के घाटे को संतुलित करने के लिए किया जाता है। चालू खाते को संतुलित करने के बाद शेष विदेशी मुद्रा बाजार में रह जाती है। यदि आरबीआई को लगता है कि बाजार में विदेशी मुद्रा की आपूर्ति अधिक है, तब अतिरिक्त मुद्रा को आरबीआई द्वारा खरीद लिया जाता है, तथा यदि आरबीआई को लगता है कि विदेशी मुद्रा की आपूर्ति अत्यधिक कम है, तो तब आरबीआई द्वारा विदेशी मुद्रा भंडार में से विदेशी मुद्रा बेची जाती है। यदि आरबीआई को लगता है कि बाजार में विदेशी मुद्रा की आपूर्ति अधिक है, तब अतिरिक्त मुद्रा को आरबीआई द्वारा खरीद लिया जाता है, तथा यदि आरबीआई को लगता है कि विदेशी मुद्रा की आपूर्ति अत्यधिक कम है, तब आरबीआई द्वारा विदेशी मुद्रा भंडार में से विदेशी मुद्रा बेची जाती है। बाजार में आरबीआई द्वारा हस्तक्षेप विनिमय दर में स्थिरता बनाए रखने के लिए किया जाता है। बंदेकरण स्टीरिलाइजेशन बंदेकरण जब आरबीआई द्वारा बाजार में से विदेशी मुद्रा की खरीद की जाती है, तब इसके कारण बाजार में रुपये की तरलता बढ़ जाती है, जिससे मुद्रास्फीति बढ़ सकती है। इस बढ़ी हुई तरलता को कम करने के लिए आरबीआई द्वारा बाजार में सरकारी प्रतिभूतियां बेची जाती हैं। इस प्रक्रिया को बंदेकरण कहा जाता है। जब आरबीआई द्वारा बाजार से विदेशी मुद्रा की खरीद की जाती है, तब इसके कारण बाजार में रुपये की तरलता बढ़ जाती है, जिससे मुद्रास्फीति बढ़ सकती है। इस बढ़ी हुई तरलता को कम करने के लिए आरबीआई द्वारा बाजार में सरकारी प्रतिभूतियां बेची जाती हैं। इस प्रक्रिया को बंदेकरण कहा जाता है। भुगतान संतुलन का संकट जब किसी देश के पास आयातों को चुकाने के लिए पर्याप्त विदेशी उपलब्ध नहीं होती है, तब इसे भुगतान संतुलन का संकट कहा जाता है। हाल ही में यह संकट श्रीलंका, पाकिस्तान में देखा गया। भारत में 1991 में यह संकट उत्पन्न हुआ। भुगतान संतुलन का संकट उत्पन्न हुआ जब किसी देश के पास आयातों को चुकाने के लिए पर्याप्त विदेशी उपलब्ध नहीं होती है, तब इसे भुगतान संतुलन का संकट कहा जाता है। हाल ही में यह संकट श्रीलंका, पाकिस्तान में पैदा हुआ देखा गया। भारत में 1991 में संकट उत्पन्न हुआ था। भारत के मुख्य आयात कच्चा तेल, गोल्ड, कोयला, कोकिंग कोल, मशीनें, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, खाद्य तेल, दालें, खाद्य तेल, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, मशीनें, कोयला, कोकिंग कोल, गोल्ड, कच्चा तेल। भारत के प्रमुख निर्यात पेट्रोलियम पदार्थ, रत्न एवं आभूषण, लोहा एवं इस्पात, दवाइयाँ। पिछले कुछ समय में भारत के द्वारा रक्षा उपकरण, मोबाइल फोन और खिलौना का निर्यात किया जा रहा है। पेट्रोलियम पदार्थ, रत्न एवं आभूषण, लोहा एवं इस्पात, दवाइयाँ। पिछले कुछ समय में भारत के द्वारा रक्षा उपकरण, मोबाइल फोन और खिलौना का निर्यात किया जा रहा है। भारत के प्रमुख आयात स्रोत चीन, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, चीन। ये प्रमुख आयात स्रोत हैं। भारत के प्रमुख निर्यात गंतव्य यूएसए, यूएई, चाइना, नीदरलैंड्स, चाइना, यूएई, यूएसए भारत के मुख्य निर्यात गंतव्य हैं।
भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार चीन है। भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार चीन है। भारत में व्यापार घाटे के कारण भारत के आयात अधिक हैं क्योंकि भारत में व्यापार घाटे के कारण है भारत के आयात अधिक हैं क्योंकि भारत अपनी लगभग 80% ईंधन आवश्यकताओं के लिए आयातों पर निर्भर है। भारत अपनी लगभग 80% ईंधन आवश्यकताओं के लिए आयातों पर निर्भर है। भारत में स्वर्ण आयात अधिक है जिसका प्रयोग निवेश तथा आभूषण के लिए किया जाता है। स्वर्ण आयात अधिक है जिसका प्रयोग निवेश तथा आभूषण के लिए किया जाता है। भारत में चीन से अत्यधिक आयात होते हैं। विनिर्माण गतिविधियों का कम होना है जिसके कारण अत्यधिक आयात करने पड़ते हैं। निर्यात कम है क्योंकि भारत में औद्योगिक गतिविधियां सीमित हैं जिसके कारण निर्यात योग्य उत्पादों का अभाव है। भारत के निर्यातों में विविधता का अभाव है तथा निर्यात गंतव्यों में भी विविधता का अभाव है। भारत के निर्यात में विविधता का अभाव है तथा निर्यात गंतव्यों में भी विविधता का अभाव है। वर्तमान विश्व में संरक्षणवादी गतिविधियां बढ़ी हैं अर्थात अधिकतर देश आयातों को रोकने की कोशिशें कर रहे हैं। वर्तमान में भू राजनीतिक तनाव बढ़ गए हैं जिसके कारण परिवहन अत्यधिक महंगा तथा जोखिम भरा हो गया है। भारत किसी मुक्त व्यापार समझौते का सदस्य नहीं है। व्यापार घाटे को कम करने के लिए किए गए उपाय। आयात को कम करने के लिए किए गए प्रयास। व्यापार घाटे को कम करने के लिए किए गए उपाय। नंबर 1, आयात को कम करने के लिए किए गए प्रयास। कच्चे तेल के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दिया गया है। इसके लिए 2016 में हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी हेल्प जारी की गई। कच्चे तेल के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दिया गया है। इसके लिए 2016 में हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी हेल्प जारी की गई। एथेनॉल नीति जारी की गई जिसके तहत पेट्रोलियम पदार्थों में 20% एथेनॉल की ब्लेंडिंग की जाती है। एथेनॉल नीति जारी की गई जिसके तहत पेट्रोलियम पदार्थों में 20% एथेनॉल की ब्लेंडिंग की जाती है। इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा दिया जा रहा है। गोल्ड के आयात को कम करने के लिए सॉवरन गोल्ड बॉन्ड एवं स्वर्ण मुद्रीकरण योजना चलाई गई। मोनेटाइजेशन स्कीम गोल्ड के आयात को कम करने के लिए सॉवरन गोल्ड बॉन्ड एवं स्वर्ण मुद्रीकरण योजना चलाई गई है। आत्मनिर्भर नंबर 5, आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू किया गया। विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन तथा PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना शुरू की गई। नंबर 2, निर्यात को ज्यादा करने के किए गए प्रयास। नंबर 2 है निर्यात को ज्यादा करने के किए गए प्रयास। सेज नीति 2000 में जारी की गई। 2005 में सेज अधिनियम पारित किया गया। 2000 में तो सेज नीति जारी की गई और 2005 में सेज अधिनियम पारित किया गया। सेज एक भौगोलिक क्षेत्र होता है जहां विश्व स्तरीय आधारभूत ढांचा उपलब्ध करवाया जाता है। निवेशकों को कर में छूट दी जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य निर्यात को बढ़ाना है। भारत का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र 1965 में कांडला में स्थापित किया गया। भारत का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र 1965 में कांडला में स्थापित किया गया। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा विदेश व्यापार नीति 2023 जारी की गई जिसका मुख्य उद्देश्य 2030 तक निर्यात को बढ़ाकर $2 ट्रिलियन करना है। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा विदेश व्यापार नीति 2023 जारी की गई जिसका मुख्य उद्देश्य 2030 तक निर्यात को बढ़ाकर $2 ट्रिलियन करना है। 2026 फरवरी में निर्यात प्रोत्साहन मिशन की शुरुआत की गई अवधि 2026 से 2030-31 तक। 2026 फरवरी में निर्यात प्रोत्साहन मिशन की शुरुआत की गई अवधि 2026 से 2030-31 तक। बजट 25,060 करोड़ बजट। इस मिशन के दो घटक हैं। दो घटक ए निर्यात प्रोत्साहन। नंबर 1, निर्यात प्रोत्साहन। इसके तहत निर्यात को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। जैसे सस्ते ऋण, बीमा सहायता, ब्याज अनुदान आदि। और बी, निर्यात दिशा। नंबर बी, निर्यात दिशा। यह मुख्यतः गैर वित्तीय सहायता पर केंद्रित है जैसे ब्रांडिंग, मार्केटिंग में सहायता, अनुपालन में सहायता, लॉजिस्टिक सहायता, अनुपालन में सहायता, मार्केटिंग में सहायता और ब्रांडिंग। यह मुख्यतः गैर वित्तीय सहायता पर केंद्रित है निर्यात दिशा और निर्यात प्रोत्साहन। इसके तहत निर्यातकों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जैसे सस्ते ऋण, बीमा सहायता, ब्याज अनुदान आदि। रोड टेप। नंबर 5, रोड टेप। रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेज ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स। इसके तहत निर्यात योग्य उत्पादों के निर्माण पर चुकाए गए करों का सरकार द्वारा पुनर्भुगतान किया जाता है। रोड टेप। इसके तहत निर्यात योग्य उत्पादों के निर्माण पर चुकाए गए करों का सरकार द्वारा पुनर्भुगतान किया जाता है। नंबर 6 है EPCG। एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। यदि कोई निर्यात योग्य उत्पाद बनाने के लिए कोई पूंजीगत वस्तु आयात की जाती है तब सरकार आयात शुल्क में छूट देती है परंतु छूट का 6 गुना अगले 6 वर्ष में निर्यात करना अनिवार्य है। यदि कोई निर्यात योग्य उत्पाद बनाने के लिए कोई पूंजीगत वस्तु आयात की जाती है तब सरकार आयात शुल्क में छूट देती है परंतु छूट का 6 गुना अगले 6 वर्ष में निर्यात करना अनिवार्य है। EPCG का अर्थ है। और नंबर 5 है एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम। यदि निर्यात योग्य उत्पाद बनाने के लिए कच्चा माल आयात किया जाता है तब सरकार द्वारा आयात कर शुल्क में छूट दी जाती है। इसे एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम। नंबर 6 है बहुत से देशों के साथ भारत ने मुक्त व्यापार समझौते किए हैं जैसे यूरोपियन संघ, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, UK, ओमान, UAE, ट्रेड डील विद USA, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया और आसियान। बहुत से देशों के साथ भारत ने मुक्त व्यापार समझौते किए हैं जैसे यूरोपियन संघ, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, UK, ओमान, UAE, ट्रेड डील विद USA, न्यूजीलैंड,
ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया, आसियान। अन्य प्रयास नंबर 7 है अन्य प्रयास। डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस, भारत ट्रेड नेट पोर्टल, निर्यात बंधु ऐप। 7 अन्य प्रयास है। डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस, भारत ट्रेड नेट पोर्टल, निर्यात बंधु ऐप। निवेश के ओडीआई, एफडीआई और एफपीआई। ओडीआई फुल फॉर्म है ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई फुल फॉर्म है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एफपीआई की फुल फॉर्म है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ओडीआई की ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एफपीआई की फुल फॉर्म है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। नंबर 1 ओडीआई ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब भारतीय निवेशक भारत से बाहर निवेश करता है तभी से ओडीआई कहा जाता है। जब भारतीय निवेशक भारत से बाहर निवेश करता है तभी से ओडीआई कहा जाता है। एफईएमए फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। एफईएमए की फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। ओडीआई को एफईएमए में फीमा के तहत विनियमित किया जाता है। ओडीआई को फीमा के तहत विनियमित किया जाता है। इस कानून के तहत आरबीआई द्वारा एलआरएस योजना चलाई गई। एलआरएस योजना लेबराइज्ड रीमेटेनिक स्कीम, लेबराइज्ड रीमेटेनिक स्कीम। इस योजना के तहत भारतीय व्यक्ति एक वित्तीय वर्ष में $2.5 लाख से अधिक विदेश में निवेश नहीं कर सकता है। एलआरएस के तहत इस योजना के तहत भारतीय व्यक्ति एक वित्तीय वर्ष में $2.5 लाख से अधिक विदेश में निवेश नहीं कर सकता है। भारतीय कंपनी अपनी नेटवर्थ का 400% से अधिक निवेश नहीं कर सकता है। ओवरऑल भारतीय कंपनी अपनी नेटवर्थ का 400% से अधिक निवेश नहीं कर सकता है। ओवरऑल नेटवर्थ बराबर एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, नेटवर्थ बराबर एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। नंबर 2 है एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, ऐसा विदेशी निवेश जो किसी वास्तविक व्यवसाय गतिविधि में किया जाता है। ऐसा विदेशी निवेश जो किसी वास्तविक व्यवसाय गतिविधि में किया जाता है। विदेशी निवेशक की हिस्सेदारी 10% से अधिक होती है तथा उनके द्वारा कंपनी के निर्णय और प्रबंधन में हस्तक्षेप किया जाता है। विदेशी निवेशक की हिस्सेदारी 10% अधिक होती है तथा उनके द्वारा कंपनी के निर्णय और प्रबंधन में हस्तक्षेप किया जाता है। एफडीआई 2 प्रकार का होता है। ग्रीनफील्ड एफडीआई, ये एकदम नया निवेश होता है जैसे एप्पल, सैमसंग, अमेजोन आदि का निवेश। ग्रीनफील्ड एफडीआई, ये एकदम नया निवेश होता है जैसे एप्पल, सैमसंग, अमेजोन आदि का निवेश। दूसरा है ब्राउनफील्ड एफडीआई, ब्राउनफील्ड एफडीआई, यह निवेश पहले से चली आ रही व्यावसायिक गतिविधियों में किया जाता है जैसे वोडाफोन, फ्लिपकार्ट में वॉलमार्ट का निवेश। यह निवेश पहले से चली आ रही व्यावसायिक गतिविधियों में किया जाता है जैसे वोडाफोन, फ्लिपकार्ट में वॉलमार्ट का निवेश। एफडीआई के 2 मुख्य मार्ग हैं भारत में। एफडीआई के 2 मुख्य मार्ग हैं भारत में। नंबर 1 स्वचालित मार्ग, इसमें निवेश करने से पहले किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। एक निश्चित समय अवधि में आरबीआई को सूचित करना पड़ता है। इसे बॉम्बे मार्ग भी कहा जाता है। लगभग 90% एफडीआई को इसी मार्ग में रखा जाता है। लगभग 90% एफडीआई को इसी मार्ग में रखा जाता है। दूसरा है सरकारी मार्ग, इसमें निवेश करने से पहले सरकार की अनुमति की आवश्यकता होती है। संवेदनशील क्षेत्रों के निवेश को इस श्रेणी में रखा गया है जैसे दिल्ली मार्ग। तीसरा है हाइब्रिड मार्ग, एक निश्चित मात्रा के निवेश को स्वचालित मार्ग में रखा जाता है। एक निश्चित मात्रा के निवेश को स्वचालित मार्ग में रखा जाता है तथा उससे अधिक निवेश को सरकारी मार्ग में रखा जाता है। जैसे हाल ही में एफडीआई के नियमों संशोधन किया गया है। यदि कोई निवेश ऐसे देशों से आता है जिनकी भारतीय से भूमि सीमा लगती है, भारत से भूमि सीमा लगती है, तब 10% तक निवेश स्वचालित मार्ग में रखा गया है तथा इससे अधिक सरकारी मार्ग में रखा गया है। भारत में एफडीआई के मुख्य स्रोत सिंगापुर, मॉरिशस, यूएसए, नीदरलैंड्स, केमैन आइसलैंड, सिंगापुर, मॉरिशस, यूएसए, नीदरलैंड्स और केमैन आइसलैंड। एफडीआई के लाभ, यह विदेशी मुद्रा का प्रमुख स्रोत है। इससे भुगतान संतुलन के संकट से बचा जा सकता है। विनिमय दर में स्थिरता बनाए रखने में मदद मिलती है। जीडीपी में वृद्धि, रोजगार के अवसरों का संकट, सरकार की कर आय में वृद्धि होती है। विदेशी कंपनियों के कारण बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ती है जिससे वस्तु व सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होता है। विदेशी कंपनियां अपने साथ तकनीकी प्रबंधन व विपणन की विधियां लेकर आती हैं। जब विदेशी वस्तुओं का उत्पादन देश में होता है तो आयात कम हो जाते हैं तथा निर्यात बढ़ जाते हैं। विदेशी निवेश से अर्थव्यवस्था की विश्वसनीयता बढ़ती है, कौशल विकास में मदद मिलती है। एफडीआई के प्रति आशंकाएं, विदेशी कंपनियां देश की नीतियों को प्रभावित कर सकती हैं, इसे नव उपनिवेशवाद की संज्ञा दी गई है। घरेलू उत्पादक इनसे प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते हैं, विशेषकर छोटे उत्पादक। ये लाभ और लाभांश के रूप में विदेशी मुद्रा देश से बाहर ले जाते हैं। इनके द्वारा कर परिहार को बढ़ावा दिया जाता है। ये पाश्चात्य संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। इनके द्वारा अधिकतर निवेश उपभोग योग्य उत्पादों में किया जाता है, आधारभूत ढांचे में निवेश नहीं किया जाता है। विदेशी कंपनियों पर अति निर्भरता राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। एफडीआई के समक्ष चुनौतियां, कमजोर आधारभूत ढांचा, कुशल श्रमिकों का अभाव, एफडीआई नीतियों में स्थिरता का अभाव, जटिल प्रक्रियाएं, भ्रष्टाचार और लालफीताशाही, जटिल श्रम और पर्यावरणीय कानून। एफडीआई की समक्ष चुनौतियां हैं कमजोर आधारभूत ढांचा, कुशल श्रमिकों का अभाव, एफडीआई नीतियों में स्थिरता का अभाव, जटिल प्रक्रियाएं, भ्रष्टाचार और लालफीताशाही, जटिल श्रम और पर्यावरणीय कानून। एफडीआई को आकर्षित करने के लिए किए गए प्रयास, राजनीतिक नेतृत्व के द्वारा विदेशी दौरे किए गए तथा विदेशों में 3D की अवधारणा को प्रचलित किया गया। राजनीतिक नेतृत्व के द्वारा विदेशी दौरे किए गए तथा विदेशों में 3D की अवधारणा को प्रचलित किया गया। 3D से तात्पर्य डिमांड, डेमोक्रेसी। श्रम कानून में सुधार किए गए। आधारभूत ढांचे को सशक्त करने के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन तथा पीएम गतिशील योजना शुरू की गई। मेक इन इंडिया कार्यक्रम।
कौशल विकास प्रोग्राम, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना, विदेशी कंपनियों के लिए कर की दर को कम किया गया। विभिन्न क्षेत्रों में एफडीआई की सीमा को बढ़ा दिया गया है। क्षेत्र एफडीआई, रक्षा में 100% एफडीआई, खाद्य प्रसंस्करण 100%, अंतरिक्ष 100% और बीमा 100%। रक्षा, खाद्य प्रसंस्करण, अंतरिक्ष और बीमा चारों में 100% एफडीआई। सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लागू किया गया है। इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस सेल स्थापित की गई है। 90% एफडीआई को स्वचालित मार्ग में रखा गया है। से स्पेशल इकोनॉमिक जोन तथा औद्योगिक गलियारों की स्थापना की गई है। नंबर 3 एफपीआई, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टिंग। ये निवेश शेयर बाजार में किया जाता है। ये निवेश शेयर बाजार में किया जाता है। एफपीआई, विदेशी निवेशक की हिस्सेदारी 10% से कम होती है। ये निवेशक कंपनी के प्रबंधन और निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों को अनुमति 1994 में दी गई। 1994 में दी गई। भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों को अनुमति 1994 में दी गई। विदेशी निवेशकों को दो श्रेणियों में बांटा गया था। एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, क्यूएफआई, क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, और एफआईआई फुल फॉर्म है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, और क्यूएफआई की फुल फॉर्म है क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। वर्ष 2014 में इन दोनों श्रेणियों का विलय कर दिया गया व इन्हें एफपीआई का नाम दिया गया। ये विदेशी मुद्रा का प्रमुख स्रोत हैं। वर्ष 2014 में इन दोनों श्रेणियों का विलय कर दिया गया व इन्हें एफपीआई का नाम दिया गया। एफआईआई और क्यूएफआई दोनों का विलय कर दिया गया। ये विदेशी मुद्रा का प्रमुख स्रोत है। यह पूंजी बाजार को विकसित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, परंतु इनकी प्रकृति अस्थायी होती है, इसलिए इन्हें हॉट मनी भी कहा जाता है। एफपीआई के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से रोजगार का सृजन नहीं किया जाता है। एफपीआई के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से रोजगार का सृजन नहीं किया जाता है। विनिमय दर, वह दर जिस पर घरेलू मुद्रा को विदेशी मुद्रा में तथा विदेशी मुद्रा को घरेलू मुद्रा में बदला परिवर्तित किया जाता है, उसे विनिमय दर कहा जाता है। वह दर जिस पर घरेलू मुद्रा को विदेशी मुद्रा में तथा विदेशी मुद्रा को घरेलू मुद्रा में बदला परिवर्तित किया जाता है, उसे विनिमय दर कहा जाता है। विनिमय दर, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। विनिमय दर दो प्रकार की होती है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट भी दो प्रकार की होती है, पेग्ड और पेग्ड विद इन ए बैंड, पेग्ड विद इन ए बैंड और पेग्ड। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी दो प्रकार की होती है, फुली फ्लोटिंग, फ्लोटिंग बट मैनेज्ड, फुली फ्लोटिंग और फ्लोटिंग बट मैनेज्ड। नंबर 1 फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, जब विनिमय दर का निर्धारण सरकार या किसी प्राधिकृत संस्था द्वारा किया जाता है। ये दो प्रकार की होती है। नंबर 1 पेग्ड एक्सचेंज रेट, जब घरेलू मुद्रा को किसी अन्य मुद्रा या परिसंपत्ति के साथ बांध दिया जाता है, जैसे डॉलर के साथ पेंगिंग, सोने के साथ पेंगिंग। नंबर 2 पेग्ड विद इन ए बैंड एक्सचेंज रेट, विनिमय दर में कुछ उतार चढ़ाव की अनुमति दी जाती है, परंतु अधिकतम और न्यूनतम सीमा सरकार के द्वारा निर्धारित की जाती है। दूसरी है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, जब विनिमय दर बाजार द्वारा निर्धारित की जाती है, अर्थात मांग और आपूर्ति। नंबर 1 फुली फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, यह पूर्णतया बाजार पर आधारित होती हैं। ये पूर्णतया बाजार पर आधारित होती हैं। दूसरी है फ्लोटिंग बट मैनेज्ड एक्सचेंज रेट, सामान्यतया बाजार पर आधारित होती हैं। यह सामान्यतः बाजार पर आधारित होती हैं, परंतु अत्यधिक उतार चढ़ावों को रोकने के लिए कभी कभी केंद्रीय द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है। इसे डर्टी फ्लोट भी कहा जाता है। वर्तमान में भारत में इसी व्यवस्था को अपनाया गया है। घरेलू मुद्रा के मूल्य में कमी, तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में अवमूल्यन डिवैल्यूएशन होता है, और घरेलू मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है, तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में पुनर्मूल्यन डिवैल्यूएशन होता है। और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में घरेलू मुद्रा के मूल्य में कमी होती है, तो मूल्यह्रास डेप्रिसिएशन होता है। और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में घरेलू मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है, तो मूल्य संवर्धन एप्रिसिएशन होता है। तो घरेलू मुद्रा के मूल्य में कमी तो अवमूल्यन डिवैल्यूएशन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में, और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में मूल्यह्रास डेप्रिसिएशन होता है। और घरेलू मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है, तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में पुनर्मूल्यन डिवैल्यूएशन होता है। और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में घरेलू मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है, तो मूल्य संवर्धन एप्रिसिएशन होता है। एक बैरल बराबर 169 लीटर लगभग, एक बैरल बराबर 169 लीटर लगभग होता है। डिवैल्यूएशन या डिप्रिसिएशन का प्रभाव, रीवैल्यूएशन या एप्रिसिएशन का प्रभाव, पहले डिवैल्यूएशन या डेप्रिसिएशन का प्रभाव पड़ेंगे। आयात महंगा, निर्यात सस्ता, भारतीयों के लिए विदेश यात्रा महंगा, विदेशियों के लिए भारत यात्रा सस्ता, भारत में रेमिटेंस प्राप्त करना लाभदायक, भारत से रेमिटेंस विदेश भेजना नुकसानदायक और अलाभकारी होता है। आयात महंगा, निर्यात सस्ता, भारतीयों के लिए विदेश यात्रा महंगा, विदेशियों के लिए भारत यात्रा सस्ता, भारत में रेमिटेंस प्राप्त करना लाभदायक, भारत से रेमिटेंस विदेश भेजना नुकसानदायक अलाभकारी होता है। अब रीवैल्यूएशन या एप्रिसिएशन का प्रभाव, आयात सस्ता, निर्यात महंगा, भारतीयों के लिए विदेश यात्रा सस्ता, विदेशियों के लिए भारत यात्रा महंगा, भारत में रेमिटेंस प्राप्त करना नुकसानदायक अलाभकारी, भारत से रेमिटेंस विदेश भेजना लाभकारी। आयात सस्ता, निर्यात महंगा, भारतीयों के लिए विदेश यात्रा सस्ता, विदेशियों के लिए भारत यात्रा महंगा, भारत में रेमिटेंस प्राप्त करना नुकसानदायक अलाभकारी, और भारत से रेमिटेंस विदेश भेजना लाभकारी होता है। वैश्विक स्तर पर विनिमय दर का संक्षिप्त इतिहास, स्वर्ण आरक्षित व्यवस्था। वैश्विक स्तर पर विनिमय दर का संक्षिप्त इतिहास है। नंबर 1 स्वर्ण आरक्षित व्यवस्था, इसके तहत सभी देशों की मुद्राएं गोल्ड पर आधारित थी, परंतु धीरे धीरे दुनिया में गोल्ड की कमी होती गई, इसलिए अनुपातिक आरक्षित व्यवस्था तथा द्विधातु व्यवस्था को अपनाया गया। दूसरी है ब्रेटन वुड्स व्यवस्था, यह व्यवस्था 1944 में अपनाई गई। इसके तहत सभी देशों की मुद्राओं को यूएसए के डॉलर के साथ निर्धारित किया गया तथा यूएसए के डॉलर को गोल्ड के साथ जोड़ दिया गया। $1 बराबर 0.88 ग्राम गोल्ड, $1 बराबर 0.88 ग्राम गोल्ड, और $35 बराबर 1 ओनस गोल्ड, 1 ओनस गोल्ड,
$35 बराबर 1 ऑन्स गोल्ड। 1971 में यूएसए के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया। 1971 में यूएसए के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया। नंबर 3, पेट्रो डॉलर। यह एक अनौपचारिक व्यवस्था है जिसके तहत पेट्रोलियम उत्पादक देश पेट्रोलियम पदार्थों को भुगतान यूएसए डॉलर में स्वीकार करते हैं। यह एक अनौपचारिक व्यवस्था है जिसके तहत पेट्रोलियम उत्पादक देश पेट्रोलियम पदार्थों का भुगतान यूएसए डॉलर में स्वीकार करते हैं। डॉलराइजेशन। नंबर 4, डॉलराइजेशन। यदि कोई लेन देन के लिए घरेलू मुद्रा के स्थान पर डॉलर का प्रयोग करने लगे तब इस प्रक्रिया को डॉलराइजेशन कहा जाता है। नंबर 5 है डी डॉलराइजेशन। जब अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के लिए डॉलर पर निर्भरता कम होने लगती है तो इसे डी डॉलराइजेशन कहा जाता है। भारत में विनिमय दर का संक्षिप्त इतिहास। प्रारंभ में फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम को अपनाया गया। भारतीय रुपये को ब्रिटिश पाउंड तथा यूएसए के डॉलर के साथ जोड़ा गया। 1949 व 1966 में रुपये का बड़े स्तर पर अवमूल्यन किया गया। 1975 में भारतीय रुपये को 6 मुद्राओं के साथ जोड़ दिया गया। 1991 में भुगतान संतुलन का संकट उत्पन्न हुआ, इसलिए रुपये का 2 बार अवमूल्यन किया गया। 1993 में फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को त्याग दिया और फ्लोटिंग बट मैनेज्ड सिस्टम को अपनाया गया। परिवर्तनीयता कन्वर्टिबिलिटी। ये अवधारणा बताती है कि कौन से लेन देन के लिए घरेलू मुद्रा वो विदेशी मुद्रा में तथा विदेशी मुद्रा को घरेलू मुद्रा में परिवर्तित किया जा सकता है। भारत में 1994 में चालू खाते पर पूर्ण परिवर्तनीयता को अपनाया गया, परंतु पूंजी खाते पर आज भी आंशिक परिवर्तनीयता है। पूंजी खाते पर पूर्ण परिवर्तनीयता के लिए एसएस तारापोर समिति का गठन किया गया। 2 बार गठन हुआ, 1997 और 2006। तारापोर समिति 1997 2006 2 बार गठन पूंजी खाते पर पूर्ण परिवर्तनीयता के लिए। इस समिति के अनुसार भारत को क्रमिक रूप से पूर्ण परिवर्तनीयता को अपनाया जाना चाहिए। पूर्ण परिवर्तनीयता के लिए निम्न शर्तें आवश्यक हैं। नंबर 1 शर्त, भारत का राजकोषीय घाटा 3% होना चाहिए। मुद्रास्फीति की दर 3 से 5% के बीच होनी चाहिए। राजकोषीय घाटा 3% और मुद्रास्फीति की दर 3 से 5% के बीच होनी चाहिए। बैंकों का एनपीए कम होना चाहिए। देश के पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार होना चाहिए, इससे 6 माह का आयात किया जा सके। चैप्टर समाप्त।